नमस्कार साथियों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो बात करेंगे आज दिनांक 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की। तो यदि आप राजस्थान की प्रतिष्ठित राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर सब इंस्पेक्टर जैसे सेम सिलेबस वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम ये क्लास लेते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डेली आपको मिलती है। तो टेलीग्राम पर आप हमारा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। उससे पहले आप आरएस जंक्शन पर हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो कोर्स है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको 2011 से लेकर के और अब तक के 100 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स जो हैं वो क्विज फॉर्मेट में मिलते हैं, जिन्हें आप कितनी भी बार दे सकते हैं, वो भी केवल मात्र 200 रुपए में। मतलब अब रोजाना 1 रुपए प्रतिदिन का खर्च करके और आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, केवल 1 रुपया प्रतिदिन। दोस्तों इससे ज्यादा का आप महीने का रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए होने वाला है क्योंकि आप एक एस्पिरेंट है एक एग्जाम के। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। तो जो हमारा पहला टॉपिक है तो राजस्थान जो कि सौर ऊर्जा में बहुत आगे बढ़ रहा है, अब यहाँ पर बायोगैस के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदलाव होने वाला है और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, जिससे पूरे के पूरे राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा नवाचार देखने को मिलेगा। चलिए इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं क्या कुछ होगा। तो रिलायंस समूह ने प्रदेश में 58,000 करोड़ के निवेश करने के साथ ही कंप्रेस्ड बायोगैस का जो है यहाँ पर प्लांट लगाने की बात कही है। दरअसल राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम अब प्रदेश में सोलर और विंड एनर्जी के साथ साथ यह भी प्रयास कर रहा है कि बहुत सी बड़ी मात्रा में जो हमारे पास में जो बायो वेस्ट पैदा होता है उस वेस्ट का प्रयोग करके और एनर्जी में उसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसी क्रम में 74,000 करोड़ के यहाँ पर प्रस्ताव आए हैं और इनमें से 58,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सीधे सीधे किसके लिए होने वाले हैं, आपके रिलायंस समूह के द्वारा। अब इसमें जो है खेतों से प्राप्त होने वाला वेस्ट एक तो उपयोग किया जाएगा और दूसरा जो नेपियर घास होती है जिसको हम हाथी घास बोलते हैं या फिर युगांडा घास बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। उसको कंपोस्ट में बदल करके और उससे जो है गैस यहाँ पर बनाई जाएगी। अब सरकार ये निर्णय करने में प्रयास कर रही है कि जमीन आवंटन की जाए या फिर उसे रेंट पर दिया जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में बंजर भूमि में नेपियर घास को उगाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बात करें तो देश में आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने नेपियर घास के लिए जमीन रेंटल लीज पर दी है और उसी के अनुरूप उसी को एक तरह से मॉडल मानते हुए और यहाँ पर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी इस सेक्टर में काम हो पाए। तो आने वाले समय में अगर आपको अपने आसपास के एरिया में कहीं बायोगैस प्लांट देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर आ जाता है तो। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं। तो पहले हम कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती है। तो एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जैविक कचरे से या फिर बायो मास जो है उससे उत्पन्न होता है। बायोमास मतलब आपका जितना भी बायो अर्थात हमारे जैविक तरीके से प्राप्त होने वाला, चाहे वो पेड़ पौधों से प्राप्त हो या हमारे जो जीव जंतु हैं उनके मरने के बाद उनका अवशेष या फिर उनके जो मल अपशिष्ट जो है उन सभी से मिलकर के जो चीजें तैयार होती है वो इसमें उपयोग की जाती है। यहाँ बायोगैस को कंप्रेस करके बनाया जाता है। अगर बात करें तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा 90% से भी ज्यादा होती है और इसका प्रयोग वर्तमान में वाहनों को चलाने, खाना पकाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। सरकार इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है और उसके अंतर्गत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है सतत। सतत का मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और ये सतत योजना जो है इसके माध्यम से सरकार बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बायोगैस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो कि आज की हमारी प्रमुख खबर के रूप में हमने इसे सम्मिलित किया है। दोस्तों राजस्थान में सच कहा जाता है कि यहाँ दूध की नदियां बहती है क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में पूरे देश भर में सर्वाधिक दूध उत्पादित होता रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से हम पिछड़ गए थे और अब वापस से राजस्थान दूध के क्षेत्र में सिरमौर बनने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वर्तमान में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन जल्द ही हम जो है पहले स्थान पर आने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब इस पर भी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कैसे। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश
1063 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के उत्पादन के साथ में प्रथम स्थान पर है। अगर हम बात करें तो 2022-23 में हम पहले स्थान पर हुआ करते थे राजस्थान, लेकिन अभी हम जो है 912 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करते हैं और दूसरे स्थान पर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और राजस्थान पूरा प्रयास कर रहा है कि हम पहले स्थान पर आ सके। मध्य प्रदेश 575 और गुजरात 501 लीटर प्रतिदिन औसत दूध जो है, लाख लीटर औसत दूध के साथ में यहाँ पर टॉप 4 राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित है। राजस्थान में दूध उत्पादन का काम राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। RCDF जो है ये सर्वोच्च संस्था है, आपके यहाँ पर राज्य स्तरीय संस्था के रूप में ये काम करती है और इसके नीचे बहुत से जो है जिला दुग्ध उत्पादक संघ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जिला दुग्ध उत्पादक संघ, ठीक है। और ये जिला दुग्ध उत्पादक संघ जो है ये क्या करते हैं, इनके नीचे की स्थित जो सहकारी समितियां हैं, जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, इन सबके साथ में मिलकर के और दुग्ध का संकलन करने का काम करते हैं। तो त्रिस्तरीय ढांचा हमारे यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है और उसमें RCDF एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करता है। राज्य में जो 912 लाख लीटर दूध उत्पादित होता है उसमें से 55% का किसान खुद अपने घरों में प्रयोग करते हैं और बाकी का दूध जो है वो जो भेज दिया जाता है शहरी क्षेत्रों में। अगर बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना एक चलाई जा रही है। 2019 में पहली बार जब इसको शुरू किया गया था तो 2 रुपए प्रति लीटर की दर से इसमें अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके 5 रुपए और अब इसे बढ़ा करके 7 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अपने सहकारी समितियों में जो है दूध देते हैं, सहकारी समितियां जो सरस की जो डेयरियां आप देखते हो, जैसे जयपुर क्षेत्र में हम बात करें तो सरस ब्रांड है जयपुर डेयरी का, उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बहुत से ब्रांड यहाँ पर चलते हैं जो हमारे सहकारिता क्षेत्र में उत्पादन का काम करते हैं। वहां पर 7 रुपए प्रति लीटर का बोनस सरकार इस दुग्ध उत्पादक संबल योजना में देती है। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों एक योजना है सरकार की जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज, और इसके दूसरे चरण में राजस्थान को भी केंद्र सरकार के द्वारा सम्मिलित किया है और अब राजस्थान के बॉर्डर के जो गांव हैं वो न केवल विकसित होंगे बल्कि हमारी सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। आइए इस पर थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो केंद्र सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज योजना है उसका दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है, जिसमें अब हमारे बॉर्डर के गांवों को भी सम्मिलित किया जाएगा। वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यहां पर प्रयास किए जाएंगे। तो देखिए इन गांवों को सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत 3 लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है। क्या है? सुरक्षित, संरक्षित, जीवंत। आपको सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि वाइब्रेंट विलेज योजना का क्या लक्ष्य है। सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत, ये आप यहां पर याद कर लीजिए। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक का एक टारगेट रखा गया है। खर्च का कितना? 6,839 करोड़, मतलब लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके और बॉर्डर एरिया के गांव को डेवलप किया जाएगा। केवल राजस्थान ही नहीं है बल्कि और भी बहुत से हमारे राज्य इसमें हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में चूंकि इनके जो बॉर्डर वाले जो एरियाज है, जहां पर सीमा से लगते हुए गांव और सीमा से लगते हुए जिले बसे हुए हैं, वहां पर इस योजना को लागू किया जाएगा, जहां एनसीसी कैडेट्स, बीएसएफ, पुलिस और राष्ट्रवादी सोच बढ़ाने वाले संगठन और स्वयंसेवी संगठन जो हैं इसमें प्रोत्साहन देंगे और लोगों के बीच में देश प्रेम की भावना को बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें और भी काम है, जैसे कि पर्यटन सर्किट विकसित होंगे, स्मार्ट कक्षाएं और स्कूलों में कार्यक्रम, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, आजीविका के अवसर और सड़क परिवहन की सुविधा। तो आप जानते हो दोस्तों कि इन क्षेत्रों का अगर विकास नहीं होता है तो उसके क्या बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आज ही जो है एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया जो कि एमडी ड्रग्स बनाने का काम कर रहा था और उसका पूरा प्रयास था पूरे के पूरे अन्य जो राज्य हैं वहां तक इसका रैकेट फैलाना और ड्रग की तस्करी करना। तो पड़ोसी राज्यों का चूंकि सीमा लगी होती है हमारे पड़ोसी देशों से, और ये जो पड़ोसी देश है इनमें कहीं ना कहीं बहुत सी इनलीगल गतिविधियां जो है यहाँ पर चलती है, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और उनकी फंडिंग के लिए वे तस्करी जैसे साधनों का प्रयोग
करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों से रोकने के लिए इन गांवों में विकास को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दिशा में हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं और भारत की कई संस्थाएं हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित करने में मदद कर रही है। दरअसल ह्यूमनॉइड रोबोट एक प्रकार का ऐसा रोबोट है जो हूबहू मानव के रूप में दिखाई देता है, मानव के आकार का होता है, उसी की तरह जो है गति कर सकता है, मोशन कर सकता है और इसीलिए उन कामों को कर सकता है जो अक्सर मानव को करने पड़ते हैं। तो एक सहयोगी के रूप में ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं विकसित किए जा रहे हैं और आने वाले समय में आप इन्हें देखेंगे जहां ये साई-फाई फिल्मों से बाहर निकल करके और आपके आम जीवन में हिस्सा बनने वाले हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो रोबोटिक्स स्टार्टअप है एक अति मोटर्स, उसने शेरपा मेचा नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। तो शेरपा मेचा क्या है? एक प्रकार का रोबोट नहीं है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो रोबोट वे है जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कम करने वाली मशीनें हैं, या फिर वो प्रतिस्थापित कर देती है। मनुष्य के द्वारा जो लेबोरियस वर्क है उसको वे करती हैं, उनमें वो क्षमताएं होती हैं जो मानव की मदद करने में सहयोगी के रूप में काम कर सकती हैं। तो भारत भी जो है ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है, जैसा कि अति मोटर्स ने शेरपा मेचा बनाया। शेरपा मेचा एक इंसानों से प्रेरित रोबोट है। इसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, मटेरियल मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया। मतलब आपने देखा होगा कि जो ऐसे काम जो अक्सर लोगों से करवाए जाते हैं वहां पर अब ये मशीनें बिना थके दिन रात काम कर पाएगी। ऐसे ही एक इन्वेंट्रो रोबोटिक्स है जिसने मित्रा नाम का एक सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो हॉस्पिटलिटी और हेल्थ केयर में मदद कर सकता है। तो वो आधा मनुष्य जैसा रोबोट है, ठीक है, सेमी ह्यूमनॉइड बोल सकते हैं हम इसको, जो थोड़े बहुत गुण रखता है मनुष्यों के जैसे। और भी बहुत से रोबोट पर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि गगनयान में आपको पता हो तो एक ह्यूमनॉइड व्योम मित्र जो है उसको हम तैयार कर रहे हैं, जिसको पहली बार की स्पेस फ्लाइट में हम भेजेंगे और वो वहां पर जाकर के रिसर्च और बाकी सब करेगा और उससे फिर जो डेटा इकट्ठा होगा उसका प्रयोग हमारी नेक्स्ट जो मनुष्य युक्त जो अंतरिक्षयान हमारे जाएंगे, मानव युक्त अंतरिक्षयान जाएंगे, उनमें उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। डीआरडीओ जो है अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे वो परमाणु बमों से जुड़े हमले हो, ठीक है, चाहे बम डिफ्यूज करने के काम हो, या सैन्य और खतरनाक वातावरण में इंसान जैसे रोबोट को भी तैयार कर रहा है ताकि उनका प्रयोग करके हमारी सेना को खतरे से बचाया जा सके। एक मानव नाम का भी एक जो है हमारा पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड बनाया गया है और इसे ए-सेट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। लगातार रोबोट जो है विशेषकर ह्यूमनॉइड रोबोट का मार्केट बढ़ रहा है। सालाना 44% ग्रोथ के साथ में ये बढ़ते हुए इस साल 650 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि एआई भी धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एआई ने धोखा दिया एक कोडर को, जिसमें इस एआई ने मदद करने की बजाय उस कोड को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद उसकी नकली प्रतिकृतियां भी तैयार कर दी। तो यहां मनुष्य को अब मशीनों से और खासकर एआई से सावधान हो जाने की जरूरत महसूस हो रही है। चलिए जानते हैं ये क्या वाकया है इस हमारे वीडियो में। तो डिटेल में देखते हैं। सिलिकॉन वैली अर्थात जो आपका कैलिफोर्निया है, वहां पर एक घटना आई जिसमें एक कंपनी है रैपलिट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जो कि एक डेवलपर जेसन लैम्किन को मदद कर रहा था एक कोड बेस लिखने में मदद कर रहा था। इसने क्या किया, लिखने की बजाय इसको मिटा दिया, और मिटाया ही नहीं बल्कि गलती छिपाने के लिए नकली डेटा और झूठे यूनिट टेस्ट तक बना डाले। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि एआई अब चूंकि एआई की पहुंच हमारे हर कंप्यूटर तक हो सकती है, वो चूंकि इतनी नॉलेज रखता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है, ऐसे कोड तैयार कर सकता है जिससे वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को भी ब्रेक कर सकता है। और अगर ऐसा वो कर लेता है तो फिर उसके बाद में वो अपनी मनमर्जी भी चला सकता है। वे एक 12 दिवसीय वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट को चला रहे थे जिसमें रैपलिट एआई का इस्तेमाल हो रहा था। इसी दौरान इस एआई ने बिना इजाजत के प्रोडक्शन डेटाबेस में कमांड चलाया और सब कुछ मिटा दिया। तो ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है आने वाले समय में। इसको लेकर के सरकारों को और बाकी जो हमारी कंपनीज है जो एआई को डेवलप कर रही है उनको सतर्क होने की आवश्यकता है। और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं जब कभी आपको एआई से जुड़े
आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात हो तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि एआई की वजह से इस तरह के खतरे होना भी लाजमी है। तो इस तरह की चीजें अगर हमें याद हो तो हम एग्जाम्पल के रूप में इन्हें लिख सकते हैं। दोस्तों, जिस पक्षी को आप देख रहे हैं उसे हम हॉर्नबिल कहते हैं, और ये हॉर्नबिल विशेष करके हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट और इसके साथ ही हमारा जो पश्चिमी घाट है वहां पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए इसके संरक्षण के लिए अब एक नई योजना अन्नाईमलई की जो पहाड़ियां हैं वहां पर लागू की जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे हॉर्नबिल को यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलई जो है टाइगर रिजर्व, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हॉर्नबिल के संरक्षण को हम काम कर रहे हैं तो तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलई टाइगर रिजर्व जो है वहां पर इसको मंजूरी दी है। दोस्तों, ये केंद्र भारत में हॉर्नबिल के संरक्षण की दिशा में पहला समर्पित संस्थान होगा, क्योंकि लगातार हमारे जलवायु परिवर्तन और मनुष्य का इन क्षेत्रों में घुसना, ये दोनों ही चीजें इन जैसे जीवों के लिए खतरे पैदा कर रहा है। इसका फोकस होगा पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की जो 4 प्रजातियां हैं, जिसमें है ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इन चारों प्रजातियों को संरक्षण आवास प्रदान करते हुए इनको बचाना और इनकी संख्या में वृद्धि करना इसमें उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक तो इनको उन क्षेत्रों में भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जहां अभी ये कम है, तो वहां पर इनके आहार जैसे कि फिकस, माइरिस्टिका और कनेरियम जैसे पेड़ों को उगाया जाएगा ताकि वहां पर ये पहुंचे। ठीक है, जिन क्षेत्रों में इनको रखेंगे उसमें अन्नामलई टाइगर रिजर्व, अथिका दाऊ, पिल्लूर, भवानी सागर घाटी और सत्यमंगलम जैसे शुष्क वन क्षेत्र चिन्हित है, और इन सभी क्षेत्रों में इसे बसाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपके तमिलनाडु ने जो है यहाँ पर हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे हम मान सकते हैं। अन्वेषण मनुष्य की हमेशा से प्रवृत्ति रही है, और इसी क्रम में भारत भी अब समुद्र की गहराइयों में खोज करने के लिए आगे बढ़ चुका है। हमारा समुद्रयान जो है उसके अंतर्गत हम मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी का विकास कर चुके हैं, एक ऐसे व्हीकल का विकास कर चुके हैं जिसके माध्यम से हमारे गोताखोर अब समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा पाएंगे और रिसर्च तथा शोध कर पाएंगे। जानते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए हमारा जो समुद्रयान, जो डीप ओशन मिशन है वो आगे बढ़ रहा है, और इसके अंतर्गत हमारी पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित हो चुकी है। इसमें चालक दल के 3 सदस्यों को 6 किलोमीटर गहरे समुद्र तक भेजने की योजना है। एक प्रकार का ह्यूमन जो है सक्षम एक वाहन ये होगा जिसमें ये 3 लोगों का दल बैठ करके जाएगा, और इस तरह से वो वहां पर रिसर्च कर पाएगा। इसे कौन बना रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अर्थात राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और इसके साथ ही इसरो, इन दोनों के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। इसका विकास इसरो के ही तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अर्थात VSAC में किया जा रहा है। तो VSSC में यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि हमारे गोताखोरों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण मदद मिल सके और भारत भी गहरे समुद्र में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठा सके, क्योंकि उसका लाभ अगर उठाना है तो वहां जाकर के पहले उनका पता लगाना पड़ेगा, और ये करने के लिए क्योंकि समुद्र की गहराइयों में दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जरूरी है कि वहां पर इस तरह के उपकरण हमारे पास हों। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 विकेट लेने वाली सबसे युवा तेज गेंदबाज बनी क्रांति। इंग्लैंड के खिलाफ आयोजित एक सीरीज में इस खिलाड़ी ने न केवल टीम को जिताया बल्कि उसके साथ ही इन्होंने 52 रन देकर के 6 विकेट लिए। तो क्या बड़ी बात हुई, बड़ी बात यह है कि ये काम इन्होंने उस महिला के रूप में किया जो सबसे कम उम्र में 6 विकेट लेने वाली महिला बन चुकी है। तो 6 विकेट लेने वाली भारत की चौथी भारतीय गेंदबाज है, लेकिन 21 साल और 345 दिन की आयु में 6 विकेट लेने वाली दुनिया की सबसे युवा तेज गेंदबाज बन गई है। तो इंग्लैंड की चैम्बरलेन का उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 6 विकेट लेने वाली दूसरी तेज गेंदबाज भी बन गई है। इनसे पहले झूलन गोस्वामी ने ऐसा किया था। वनडे में 6 विकेट लेने वाली ये तीसरी भारतीय पेसर है। तो झूलन के अलावा ममता माबेन, उन दोनों के बाद में क्रांति जो है उसका नाम आप याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या नाम है, क्रांति गौड़। तो नया नाम उभर करके सामने आ रहा है। ऐसे नए नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछने की गुंजाइश यहाँ पर बनती है। आगे बढ़े, तो ये थे
आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिनके अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को समाहित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आरएस जंक्शन पे आपके लिए बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल है, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी में। तो आप आज ही हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे जाके, और वहां से इनका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो इस फाउंडेशन प्रोग्राम का भी आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन पे जाएं और वहां से इन प्रोग्राम से जुड़ते हुए इनका लाभ उठाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।